अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे आमिर जहांजेब ने पेशावर से भेजी है। एक बहुत ही खौफनाक और भयानक कहानी। जब इसको मैं सुन रहा था तो आखिर में मैंने फैसला किया कि आज इस कहानी की तरतीब मैं थोड़ी सी चेंज करूंगा ताकि कहानी को आगे पीछे करके इस अंदाज में सुनाऊं कि आप लोगों को अच्छी लगे, लेकिन एज इट इज रहेगी जैसे उन्होंने भेजी है कहानी, एज इट इज ही आपको सुनाऊंगा। ये एक आधी रात का वक्त था। घरों के मकीन सोने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन उस खौफ की वजह से हल्की सी भी आहट आती तो वो जाग जाते, क्योंकि इस गांव के छोटे से मोहल्ले के अंदर शदीद खौफ व हरास फैला हुआ था। क्योंकि पिछले 2 महीने से 2 शीर ख्वार बच्चे, मासूम से दूध पीते बच्चे गायब हो गए थे और पूरे मोहल्ले ने मिलकर ढूंढने की कोशिश की थी। उसके बावजूद उनका कहीं पे कोई अता पता नहीं था। पहला वाकया उस वक्त पेश आया जब एक मां बताती है कि वो अपने बच्चे को अपने साथ ही लिटा के सोती है और जागती रहती है। वो जानती है रात के किसी भी पहर वो रोता है और रोने का मतलब होता है उसे भूख लगी है, तो मां उसे अपना दूध पिलाती और उसके बाद उसको अपनी बगल में लिटा लेती। बच्चा जब गहरी नींद में चला जाता तो मां भी कुछ देर के लिए आंख लगा लेती कि जब तक ये जागता नहीं है मैं भी सोई रहूं, लेकिन मां ने अपना हाथ इस अंदाज में उसके साइड पे रखा होता कि बच्चा मां की आगोश में, मां की बाजू की आगोश में रहे और मां को भी एक तस्कीन मिलती रहे कि मां ने अपने बच्चे को महफूज पनाह में अपनी हिफाजत में रखा हुआ है। और बच्चा हल्का सा भी हिलता तो मां जाग जाती। एक मासूम सा बच्चा करवट तो नहीं ले सकता, लेकिन हल्का फुल्का हिलता है, टांगे मारता है तो मां जाग जाती और उसको फिर से थपक के सुला देती। वो कहती है उस रात भी ऐसे ही मैंने उसे दूध पिलाया। 12-1 बजे का कोई टाइम होगा, अंदाजा है, टाइम तो नहीं देखा। वो उठा क्योंकि वो इस टाइम पे अमूमन उठता था। मैंने उसे दूध पिलाया और दूध पिलाने के बाद वो गहरी नींद सो गया। अब यकीनन मेरे लिए भी सोने का वक्त हुआ चाहता था, क्योंकि जब तक वो दोबारा ना जागता मैं भी इस अंदाज में सोती कि बाजू जो उसके इर्द गिर्द रखा हुआ है, करवट लेते हुए भी मुझे यह एहसास होता था कि कहीं उसके ऊपर करवट ना ले लूं। मां इसलिए तो उसके पांव के नीचे जन्नत रखी है कि वो बच्चे के लिए रात सारी तड़पती है, करवट तक अपनी मर्जी से नहीं ले सकती और मां कमर करके भी बच्चे की तरफ नहीं सोती। करवट लेनी भी पड़ जाए तो बिल्कुल ध्यान से पहले आंखें खोलती है, कहां लेटा है, बिल्कुल उसके पास कि उसके ऊपर ना वजूद चढ़ जाए, उसको देख के और उसके पास लेट जाती है। ऐसे ही मां कहती है मैं भी सो सी गई। कहीं ना कहीं वो हिलता था, कहीं ना कहीं रोता था और मेरी आंख खुल जाती थी, लेकिन आज वो ऐसी गहरी नींद सोया कि मेरी आंख ही नहीं खुली। मैं नींद में ही थी, लेकिन मां सोई कहां होती है, आंखें बंद होती हैं, दिमाग सोता और जागता रहता है। ऐसी ही मैं कंडीशन में थी कि मुझे महसूस हुआ मेरा बाजू खाली सा है। एकदम से मैंने अपनी आंखें खोल दी और जैसे मैंने आंखें खोली तो देखा मेरे बाजू के अंदर मेरा लेटा हुआ बेटा नहीं है। नामुमकिन था, मेरा बेटा कहां जा सकता है। मैं जल्दी से अपनी जगह से उठ गई और इधर उधर देखना शुरू हो गई, क्या किसने उठाया है। तो घर के तमाम लोग तो सोए हुए थे, तो फिर बच्चा कहां गया। वो जोर जोर से चीखना शुरू हो गई, मेरा बच्चा कहां है। उसकी चीखों पुकार से घर के लोग भी जागना शुरू हो गए और इधर उधर देखा क्या हुआ। वो बोली बच्चा कहां है। वो कह रहे हैं तुम्हारे पास तो सोया था। उन लोगों ने इधर उधर देखा तो देखा घर का दरवाजा, अंदर से जो कुंडी लगी थी वो कुंडी खुली है लेकिन दरवाजा बंद है। यकीनन सी बात है कोई बाहर से आया था और कुंडी तो वो बंद नहीं कर सकता था। जब वो बाहर वापस जा रहा था तो जो आया था वो बच्चा लेके चला गया। वो सारे परेशान थे। उसी वक्त घर के अंदर शोर मच गया। वो उठे, गली के अंदर शोर मच गया। 2 गलियों का तो एक छोटा सा मोहल्ला था गांव का।
घरों के अंदर लोग जागना शुरू हो गए कि खुदा खैर करे, किस चीज का शोर है। गांव ऐसे तो होते थे मोहब्बत भरे गांव, जब इस घर के अंदर कोई परेशानी, कोई इस तरह की आवाज, तो बाकी भी फौरन उठ जाते थे कि कहीं हमारी मदद की जरूरत ना हो। यूं रात को ही सारे गांव वाले उठते गए और रात सारे घरों तक जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए घर थे, दीवार से दीवार थी, खबर पहुंच गई कि बच्चा गायब हो चुका है, ढूंढो उसे। वो उठ गए, गली के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगे, इधर उधर जाने लगे, लेकिन कहीं पे कोई सर पैर ना था। यहां तक कि सुबह हो गई। सुबह भी ढूंढते रहे, लेकिन कहीं पे बच्चे का कोई सुराग ना मिल सका। ये एक खौफनाक बात थी, एक भयानक बात। क्या कि इस गांव के अंदर कोई जानवर आ गया है। घर वालों से पूछा गया, आप लोगों ने दरवाजा बंद किया था? तो उन्होंने कहा, हां, रात को अंदर से कुंडी लगाई थी, ये बात क्लियर है। और कुछ बुजुर्ग कह रहे थे, लगता है शायद आप लोग कुंडी लगाना भूल गए थे, जिसकी वजह से जानवर अंदर दाखिल हुआ और बच्चे को लेके चला गया। काफी बातें होती रहीं, लेकिन नतीजा कुछ भी ना निकल सका। तकरीबन 1 महीना खैरियत से गुजर गया कि फिर से इसी तरह का वाकया हुआ, क्योंकि उस बच्चे के वाकये के बाद से तमाम घरों में एक खौफ सा था। सब डरे हुए थे, सब बेचैन थे। रातों को सोते तो थे, लेकिन अपनी अपनी कुंडियां चेक करके। फिर एक घर के अंदर जब इस तरह चीखो पुकार हुई और सारे गांव वाले फिर से जाग गए, तो चीखो पुकार बताती थी कि फिर से शायद किसी बच्चे के साथ माजरा हो चुका है। और वाकई ऐसा ही था, बच्चा फिर से गायब हो गया था। और उस घर के मकीन का कहना था कि हमने तो 100% चेक करके कुंडी लगाई हुई थी, ये नहीं कह सकते कि कुंडी लगाना भूल गए थे। उस खौफ की वजह से तो हम तो बार बार कुंडियां चेक कर रहे थे, कुंडी लगी हुई थी। वो हैरान हो गए। अगले दिन गांव के बुजुर्ग, नौजवान सब सर जोड़ कर बैठे थे, इसका क्या हल करें, ये तो कुछ समझ नहीं आ रही। अब कुछ समझ आता है, क्या करें? तो एक बुजुर्ग ने कहा, इसका एक ही हल है, अब पहरा लगाना पड़ेगा। हम बच्चों को इस तरह जाता हुआ नहीं देख सकते। 2-2 लोग पहरा लगाएं, 2 गलियां हैं, हर घर से एक फर्द ड्यूटी देगा। और अगले दिन दूसरे घर से 2 लोग आएंगे और वो ड्यूटी देंगे। यूं सबने हामी भर दी कि बेहतर है, हमें यही करना पड़ेगा। अब एक घर से एक फर्द आता और एक दूसरे घर का दूसरा फर्द आता। जब रात होती तो वो गलियों में चलते, पहरा देते, एक दूसरे को आवाज देते। एक अगली गली की तरफ चला जाता, एक दूसरी गली की तरफ चला जाता, दोनों चक्कर लगा के आते, वापस आके एक दूसरे से मिलते, क्या हालात हैं, वो कहता क्लियर है। फिर से आगे पीछे होते और वो चक्कर लगाते रहते। इसी तरह पहरा चल रहा था। और फिर वो एक रात आई जब उस गली का 2 शख्स, जिसमें एक का नाम था बहार खान, वो पठान था, वो और एक गली का और शख्स उस रात पहरा देने के लिए मौजूद थे। उन दोनों ने एक गली की एक तरफ गया, दूसरा गली के दूसरे तरफ चला गया। और जब वापस आए तो एक दूसरे से पूछा, उनने कहा सब क्लियर है। अब फिर वो एक दूसरे की मुखालिफ सिम्त में चले गए, यानी जो पहले लेफ्ट गया था अब वो गली के राइट साइड पे चला गया और राइट साइड वाला लेफ्ट की तरफ चला गया। वापस आए, एक दूसरे से पूछा, सब क्लियर है। और ये जो एक गैप सा था, इसमें तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट लग जाते थे दोनों को आपस में मिलते हुए, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए जाते और घरों को देखते हुए जाते कि घर के अंदर खामोशी है, कोई एक्टिविटीज तो नहीं हो रही, कोई साया, कुछ परछाई कोई है तो नहीं। बहार खान चलते 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 जब एक घर के सामने से गुजरने लगा तो उसको दूर से एक परछाई नजर आई। बहार खान रुक सा गया कि रात के इस पहर हम 2 शख्स हैं, ये जो परछाई है मेरे साथ पहरा देते शख्स की तो नहीं है, ये कौन है? वो एकदम से पीछे हट गया इस अंदाज में कि जो भी परछाई है वो मुझे देख ना सके। तो उसने देखा वो एक उसी मोहल्ले की औरत थी। वो अपने घर के दरवाजे से बाहर निकली और उसने इर्द गिर्द इस अंदाज में देखा कि कोई गली के अंदर है तो नहीं, तो उसको पूरी गली सुनसान नजर आई। जब उसने अंदाजा लगा लिया कि कोई भी मुझे नहीं देख रहा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ी। और जब
उसकी कमर उस तरफ थी जहां पे बहार खान छुपा हुआ था, तो बहार खान भी दबे कदमों इस अंदाज में फासला रख के उसका पीछा करना शुरू हो गया कि वो उसको देख ना सके। कि बहार खान ने देखा वो चलते चलते एक ऐसे घर के सामने रुक गई जिस घर को वो जानता था कि उस घर के अंदर भी एक छोटा सा बच्चा मौजूद था, जो बड़ी मन्नतें मुरादों के बाद 5 साल बाद उस घर में खुशी आई थी। और उसने देखा, उस दरवाजे के पास जब पहुंची है तो उसने अपने लेफ्ट पे देखा और जैसे राइट पे देखने लगी तो पठान छुप सा गया, बहार खान छुप गया। और बहार खान ने जब दोबारा हल्का सा झांक के देखा तो अब वो इस अंदाज में ऊपर चढ़ रही थी उस दरवाजे के साथ बनी हुई दीवार पे, जैसे वो उसके लिए कोई मामूली सी दीवार हो, और आराम से वो उस दीवार के ऊपर चढ़ गई। अब वो इस इंतजार में था कि मेरे साथ जो दूसरा शख्स पहरा दे रहा है वो आए, उसको मैं मंजर दिखा सकूं। लेकिन उसके आने में कुछ देर थी तो उसने देखा, थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उस औरत ने एक बच्चा उठाया हुआ और उस घर का दरवाजा खोला और एहतियात के साथ दरवाजा बंद कर दिया। वो दीवार चढ़ के गई थी, बच्चा लेके आई, दरवाजे के जरिए उसने अंदर से दरवाजे की कुंडी खोली और दरवाजे को बंद कर दिया और इधर उधर देखा और गली की दूसरी साइड पे जाना शुरू हो गई। बहार खान भी उसका पीछा करता हुआ चल पड़ा। अब वो इंतजार नहीं कर सकता था कि दूसरा साथी भी आए, क्योंकि वो आंखों से उसको ओझल नहीं होने दे सकता था। वो चाहता था ये मेरी आंखों के आगे रहे, मैं इसको देख सकूं, ये जा कहां रही है। वो उसके पीछे आहिस्ता आहिस्ता दबे कदमों से चलता हुआ जा रहा था और वो चलते चलते जब उस गली के एंड पे पहुंची तो उसने इधर उधर फिर से देखा और चलती हुई उस सिमत को जाने लगी जो वीराना था। वो वीराने से चलती चलती जब उस कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुई तो बहार खान जो पीछा कर रहा था ठटक सा गया, ये कब्रिस्तान में क्या करने जा रही है। वह चलती 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 एक कब्र के पास पहुंची, जिस जगह पे घने दरख्त थे और झाड़ियां वहां पे बहुत ज्यादा थीं। उस कब्र के करीब पहुंच के वो इस तरह मुतमईन थी जैसे कोई भी उसको नहीं देख रहा, वो बिल्कुल अकेली है, उसको किसी चीज का कोई डर नहीं था। वो उस कब्र के पास पहुंची और एक जगह पे उस बच्चे को उसने रख दिया। लेकिन हैरत की बात यह थी, बच्चा रोया ही नहीं था। जितना अरसा उसको लेके आई थी उस घर से, गली से, वीराने से गुजरते हुए, बच्चा खामोश रहा था। उसने एक कब्र के करीब पहुंच के कब्र के ऊपर से मिट्टी हटानी शुरू कर दी। ऐसा लगता था जैसे वो कब्र खुदी हुई हो पहले से और उसको बंद कर दिया गया हो, ढांप दिया गया हो। उस ढांपी हुई जगह को उसने हटा दिया और उसके बाद उस बच्चे को दोनों हाथों से उठाया और अपने मुंह के सामने किया और उसने बच्चे को देखा और साथ ही अपने दांत बच्चे के जिस्म के अंदर काट दिए और उस बच्चे का गोश्त नोच नोच कर खाना शुरू हो गई। वो उस बच्चे का गोश्त नोचती थी और खा जाती थी। वो एक जिंदा बच्चे का गोश्त नोच के खा रही थी, जैसे कोई शेर या कोई जानवर किसी जानवर का गोश्त खाता है, इस अंदाज में उसका गोश्त तोड़ तोड़ के खा रही थी। बहार खान थर थर कांप रहा था। अब मैं मंजर बदल रहा हूं इसी कहानी का। उसका नाम था शहजाद। शहजाद ने जिस घर के अंदर आंख खोली थी, मां बाप का अकलौता बेटा था। इसी गांव के अंदर वो रहता था। मां बाप की थोड़ी सी जमीन थी जो वो काश्त करते और उसी से गुजर बसर हो जाती। खुदा का करना ऐसा हुआ कि मां बाप इस अंदाज में चले गए कि उसका कुछ भी ना बचा। अब उस घर के अंदर अकेला शख्स बच गया। ये उसके लिए बहुत बड़ा सानिया था, बहुत बड़ी दुख की बात थी। मां बाप इस अंदाज में चले गए थे कि उसको संभालने वाला कोई नहीं था। एक खाला थी जो शहर में रहती थी। उसने मां बाप की वो जो जमीन थी वो उसने मुस्ताजरी पे दे दी, किराए पे दे दी और यूं नौकरी करने के लिए पास ही जो शहर था वहां पहुंच गया। अपने गम को भुलाने के लिए वो एक्स्ट्रा टाइम उस ड्यूटी पे लगाता और काम से वापस आता, घर में सो जाता। शादी की उम्र आई तो उसको सबने कहा शादी कर लो, घर में खाना पकाने वाली आ जाएगी, लेकिन उसको शादी से कोई लगाव नहीं था।
भोला था, मासूम था। वक्त गुजरता रहा कि उसकी उम्र तकरीबन 33-34 के करीब हो रही थी। वहीं पे खाला से मिलने के लिए जब वो शहर गया तो खाला जो उसको अक्सर बैठ के कहती होती थी, बेटा शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले, वो और टाल जाता। आज खाला फैसला करके बैठी थी। जैसे ही खाला से मिलने के लिए आया उसने कहा, बेटा मैं तुझे आज नहीं जाने दूंगी। तेरी मां जिंदा होती तो क्या तू आज इस तरह बगैर शादी के रह रहा होता? मैं तेरी मां को क्या मुंह दिखाऊंगी? मुझे नहीं पता, तेरी मां आज जिंदा होती ना, ये बात मैं तेरी मां से करती। अपनी बेटी, जिसका नाम उन्होंने लिखा है सोनिया, अपनी बेटी सोनिया का हाथ तेरी मां को कहती कि अपने बेटे शहजाद के लिए ले ले। अब क्योंकि वो तो जिंदा है नहीं, तो शहजाद बेटा मैं तुझे कहती हूं, तू सोनिया से शादी कर ले। वो एकदम से चौंक पड़ा और बोला, खाला सोनिया तो मुझसे 8 साल छोटी है। तो खाला बोली, तो क्या हुआ? अगर 8 साल छोटी है तो बीवियां छोटी ही होती हैं, इसमें कोई ऐसा फर्क नहीं। बस अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, सादगी से निकाह कर और ले जा अपनी अमानत को और अपने घर को बसा। कैसे कपड़े धोता है, कैसे खाना पकाता है, कैसे गुजार रहा है, मुझसे तो देखा नहीं जाता। वह ऐसा मासूम और भोला शख्स था कि खाला की इन चिपड़ी बातों को नहीं जानता था। यूं खाला ने सादगी के साथ उसको बुला के मस्जिद के अंदर उसका निकाह पढ़वाया और चंद जोड़ों के अंदर बेटी को रवाना कर दिया। खाला भी तो अक्लमंद थी, क्योंकि उस बेटी की शादी नहीं हो रही थी। माना वो उससे उम्र में छोटी थी, लेकिन शक्ल कोई ऐसी खास नहीं थी। वो पहले रिश्ते के इंतजार में रही, लेकिन जब उसने देखा कहीं से कोई रिश्ता नहीं आ रहा, तो उसके पास एक ऑप्शन तो थी, अगर कहीं से कोई रिश्ता ना आया तो एक भांजा तो है ना, और उसके पल्ले मंड दिया। शहजाद खुद तो शक्लो सूरत का बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी बीवी मामूली शक्लो सूरत की थी। लेकिन उसने खुदा का शुक्र अदा किया और सादगी से निकाह करके उसको घर ले गया। उसकी बीवी शुरू शुरू में बिल्कुल ठीक रही, लेकिन रातों को अक्सर वो डर जाती थी और चीखें मारती थी। उसने इस बात का अपनी बीवी से और अपनी खाला से जिक्र किया तो वो कहती, बेटा इसको डरने की आदत है, ये रात को डर जाती है, परेशान मत हो। जिंदगी गुजरते गुजरते शादी के 2 से 3 साल हो गए, लेकिन उनके यहां औलाद नहीं हुई थी। और सोनिया औलाद ना होने की वजह से इस हद तक परेशान थी, वो अक्सर कहती, मेरी औलाद नहीं है। तो कहता, खुदा के यहां देर है, परेशान मत हो, अंधेर नहीं, हो जाएगी, जैसे रब चाहता है वैसा होता है, परेशान क्यों होती है पगली। लेकिन अब ऐसा होने लगा कि रातों को जिस तरह वो पहले चीखें मार के डर जाती थी, अब वो रातों को चीखें मार के ऐसी दीवानगी का इजहार करती जैसे वो जनूनी हो गई है, जैसे वो पागल हो गई है। वो ऐसे हाथ पांव चलाती और इस तरह की चीखें मारती कि वो डर सा जाता। और फिर उसने फैसला किया, वो उसको हकीम साहब के पास ले गया। हकीम साहब को सारी सूरत हाल बताई। उन्होंने कहा, औरत जब मां नहीं बन पा रही होती तो इस तरह की दिमागी कैफियत हो जाती है, परेशान मत हो, मैं कुछ दवाइयां देता हूं, ये ठीक हो जाएगी। हकीम साहब की दी हुई दवाइयां वो बेगम को खिलाता रहा, लेकिन कुछ खास फर्क ना पड़ रहा था, कि यहां तक कि वो एक नफ्सियाती डॉक्टर के पास लेके गया। जिस जगह वो मुलाजमत करता था वहां से तनख्वाह अच्छी आ जाती थी, बाकी जो एक जमीन थी जो मुस्ताजरी पे दी हुई थी उसका किराया भी आ जाता। लेकिन परेशानी यह थी कि बीवी की हालत बिगड़ती जा रही थी। एक औलाद की महरूमी का दुख इतना ज्यादा था कि वो नफ्सियाती मरीजा बनती जा रही थी। और जब एक नफ्सियाती डॉक्टर के पास लेके गया तो उनका भी यही कहना था कि हाँ, जब औरत मां नहीं बनती तो उसको पता होता है शौहर की उम्र ज़्यादा है और उसकी भी उम्र बढ़ती जा रही है, अब वो मां नहीं बन सकेगी, तो ऐसी सूरत में ऐसे नफ्सियाती झटके लगते हैं, परेशान मत हो। अब उसका इलाज कर रहा था। जिस फैक्ट्री में मुलाजमत करता था वो सुबह नाश्ता करके फैक्ट्री गया और जब शाम को वापस आया उसने देखा कि उसके घर के बाहर लोग जमा हैं। परेशान सा हुआ कि मोहल्ले वाले उसके घर के बाहर क्यों जमा हैं। वो जल्दी से चलता हुआ पास गया तो बोला, सब खैरियत है, क्या हुआ है? तो एक बुजुर्ग आगे आए और बोले, शहजाद बेटा, आज तुम्हारी बीवी ऐसा चिल्ला रही थी कि हम सारे डर गए।
मैं अपने घर में था कि मुझे ये लड़का बुलाने के लिए आया कि भाग के आइए, इस घर में कोई मसला हो चुका है। मैं भी उठा और लोग भी जमा हुए। चीखो पुकार इतनी ज़्यादा थी, हम मोहल्ले वाले जब पहुंचे तो तुम्हारी बीवी की आवाज़ अजीब सी हो चुकी थी और वो चीख चिल्ला रही थी। हम सारे परेशान हो गए कि अंदर कैसे जाएं। कोई औरत भी जाने को तैयार नहीं थी कि इसकी हालत अजीब सी है, जिस तरह की ये चीखें मार रही है, जिस तरह की आवाज़ें निकल रही है, ये तो किसी को नुकसान पहुंचा सकती है। बेटा शुक्र है तुम आ गए, जाओ अपनी बीवी को संभालो। शहजाद घर के अंदर दाखिल हुआ तो देखा बीवी बिल्कुल चुप करके एक जगह पे बैठी हुई है। वो गया और उससे बोला, सोनिया सोनिया। तो एकदम से चौंकी और उसकी तरफ देख के उसने नजरें फिर से नीचे कर ली। क्या हुआ है सोनिया? मुझे लगता है फिर से तुम पे दौरा पड़ा है, वही जो रात को अक्सर तुम्हें दौरे पड़ते हैं, फिर से वो दौरा पड़ गया है। परेशान मत हो, तुम्हें कहा है ना खुदा देगा। उसको बैठ के लेक्चर देता रहा और वो आगे से चुप रही। खाना वगैरह खाया, दोनों रात को सो गए। कुछ दिन इसी तरह गुजरे। फिर से एक दिन जब वो अपनी गली में दाखिल हुआ तो देखा आज पहले से भी मजमा ज्यादा था और कुछ खवातीन भी बाहर खड़ी थीं। वो जल्दी से गया, जानता था अगर खवातीन भी घरों से निकल के बाहर आ गई, जो बूढ़ी औरतें थीं, उन सबसे बोला क्या हुआ है? तो वो बोली तुम्हारी बीवी ठीक नहीं है। क्या मतलब है? एक बूढ़ी बोली, बेटा जब मामला हद से ज्यादा बढ़ गया तो ये मुझे भी बुला के लाए कि अंदर जाओ, कहीं वो अपने आप को कुछ कर ना डाले। तो मैं और एक और हिम्मत करके हम दोनों अंदर गई हैं, लेकिन जिस तरह की उसकी हालत थी हम देख के डर गए हैं। बेटा ये मामला कुछ और है, हमारा मशवरा तो यही है इसका इलाज कराओ, लगता है इस पे किसी चीज का साया है। ओ नहीं नहीं खाला, किस तरह की बात कर रही हैं आप? मैं उसका इलाज करा रहा हूं, उसको जहनी झटके लगते हैं, मां नहीं बन सकी, इसलिए आप लोग परेशान ना हो, आप लोग अपने घर को जाएं। और वो सबका शुक्रिया अदा करके अपने घर के अंदर दाखिल हुआ। आज भी वो सोनिया से बोलता रहा, लेकिन सोनिया ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन उसकी छुट्टी थी। वो सुबह गांव के लोग जब इस पेड़ के, एक खास पेड़ के नीचे जहां जमा होते थे, वहां जाके वो भी शामिल हुआ, सबको दुआ सलाम की। तो बुजुर्ग बोले, बेटा शहजाद आओ बैठो। वो बैठ गया और वो उससे बोले, तुमने अपनी बीवी को किसी आमिल को दिखाया है? वो बोला, आमिल को नहीं, मैंने हकीम को और उसके बाद एक नफ्सियाती डॉक्टर को दिखाया है। क्या कहते हैं वो? उनका कहना यह है कि ये मां नहीं बन सकी, और जब ये मां नहीं बन सकी तो इसके अंदर एक नफ्सियाती तौर पे एक दौरा सा पड़ता होता है। डॉक्टर का कहना यह है उस वक्त ऐसी चीखो पुकार करती है, उसकी हालत दिमागी इतनी खराब हो जाती है, उसको होश नहीं रहता वो कौन है, वो क्या कर रही है, और उसके अंदर एक ऐसी ताकत आ जाती है वो खुद अपने आप को या किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो उसके लिए मैं उसका इलाज करा रहा हूं, पहले से उसकी हालत बेहतर हो रही है। लेकिन वो बुजुर्ग बोले, बेटा जो उस दिन बूढ़ी तुम्हारे घर के अंदर गई थी, मैंने उससे बात की है, उसने मुझे बताया है मामला कुछ और है। बेहतर होगा कि तुम हकीम या डॉक्टरों से इलाज कराने के किसी आमिल के पास लेके जाओ। यह मामला साया का लगता है, जैसे तुम्हारी बीवी पे कोई साया है। और हमारा मशवरा यही है बेटा, हम कुछ सोच के और फैसला करके तुम्हें बता रहे हैं, क्योंकि जब मुझे उस बूढ़ी ने बताया तो मैंने बाकी लोगों से बात की तो उनका भी यही कहना था कि जिस तरह की वो आवाज़ें निकाल रही थी और जिस तरह की उसकी हालत थी वो नॉर्मल नहीं थी। बेहतर है किसी आमिल को दिखाओ। उसने कहा ठीक है, मैं इस पे सोचता हूं। शाम को उसने बीवी से कहा, चलो मैं तुम्हें मां के घर छोड़ आता हूं, कुछ दिन तुम मां के घर रहो, मां के पास रहोगी, जिंदगी सुकून में आ जाएगी। उसने अपनी बीवी को लिया और खाला के घर छोड़ के आ गया। फिर आके कुछ दिन वहां पे रहेगी। इसको जो दौरे पड़ रहे हैं बार बार, मां के पास रहने से मोहब्बत ममता ये बेहतर हो जाएगी। कुछ दिन वो मां के पास रही और फिर जब वो लेने के लिए गया तो उसको खाला ने बताया, अब ये बेहतर है, एक आमिल हैं, मैंने उनसे पानी दम करवाया है, उन्होंने इसके ऊपर दम भी किया है, इसको पानी भी पिलाया है, इसकी तबीयत में अब काफ़ी बेहतरी आ गई है, परेशान मत हो, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक हो जाएगी। और यूं खाला ने उसको रवाना कर दिया। अब वो आके रहना शुरू हुए तो एक दिन फिर से उसकी बीवी की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। तो उसको हमसाये ने मशवरा दिया कि कुछ दिनों के लिए जिस तरह तुम इसको छोड़ के आए थे और पीछे खामोशी रही, अपनी सास को ही बुला लो,
कुछ दिनों के लिए तुम्हारी सास अगर पीछे रहेगी इसके साथ तो मामला बेहतर हो जाएगा। उसने कहा, हाँ बात तो ठीक है, मैं सास को बुला लेता हूं। वो गया और सास से बोला, जिस आमिल से आपने पानी छानी दम करवाया था वो मजीद दम करवा लीजिए, उसके लिए पानी छानी ले लीजिए, कल मैं आपको लेने के लिए आऊँगा, तैयारी कर लीजिएगा, आप कुछ दिन मेरे घर चल के रहिए, वो भी तो आपका घर है। वो बोली, ठीक है बेटा। अगले दिन वो जब खाला को लेने के लिए गया तो वो पानी शानी दम करा चुकी थी और उसके बाद वो खाला को लेके अपने घर आ गया और खाला कुछ दिनों के लिए उसके घर में रहना शुरू हो गई। उन्हीं दिनों फिर से एक बच्चा गायब हो गया। उससे पहले 2 बच्चे गायब हो चुके थे और जब एक तीसरा बच्चा गायब हुआ तो मोहल्ले वालों ने फैसला किया कि पहला एक बच्चा गायब हो चुका था, अब दूसरा बच्चा गायब हुआ तो मोहल्ले वालों ने फैसला किया कि हमें पहरा देना चाहिए। और यूं मोहल्ले वाले अब पहरा देने लगे। रोजाना मुख्तलिफ लोग पहरा देते और आज रात शहजाद की और बहार खान की ड्यूटी लगी थी पहरा लगाने की। शहजाद खान दिन को जाता था, शहजाद दिन को जाता, रात को छुट्टी होती, लेकिन मजबूरन थी, पूरे मोहल्ले को पहरा देना था, सभी काम करते थे, एक दिन शहजाद को भी ड्यूटी देनी पड़ती। फिर 10-15 दिन बाद उसका नंबर आता। शहजाद और बहार खान दोनों पहरा देने के लिए गली में पहुंच गए। शहजाद मुतमईन था कि सोनिया अकेली नहीं है, उसको कोई दौरा पड़ा या कोई मसला हुआ तो उसकी सास उसके साथ मौजूद है। यूं दोनों पहरा देना शुरू हो गए। थोड़ी देर के बाद शहजाद गली के दूसरे कोने की तरफ चला गया और बहार खान गली की उस सिमत जाने लगा जिस सिमत शहजाद का घर था। तो उसने जिस औरत को घर से बाहर निकलते हुए देखा था वो कोई और नहीं, सोनिया थी। शहजाद की बीवी सोनिया, वही जिसको दौरे पड़ते थे और मोहल्ले वाले बाहर जमा हुए थे, जो शहजाद को कह रहे थे इसका कहीं इलाज कराओ, इसको लगता है किसी भूत चुड़ैल आत्मा का साया है। बहार खान हैरान हुआ कि ये तो सोनिया है, शहजाद की बीवी, क्योंकि वो शहजाद के घर को पहचानता था। और जब सोनिया बाहर निकली, उसने इधर उधर देखा तो बहार खान चौंक गया। ये तो वही सोनिया है जिसके ऊपर साया है। और उसने देखा कैसे सोनिया आराम से ऊपर चढ़ी, बच्चा बाहर लेके आई और उसका पीछा करते करते उस कब्रिस्तान तक पहुंच गया जहां पे उसने देखा कि सोनिया ने बच्चे को अपने दोनों हाथों में उठाया और इस तरह उसने उसको घोरा और घोरने के बाद सोनिया उस बच्चे का गोश्त चबाना शुरू हो गई। इस अंदाज में वो गोश्त खाई जा रही थी कि बच्चे का गोश्त खा गई और उसकी हड्डियों का जो ढांचा या बाकी बचा हुआ गोश्त या हड्डियां बची उसने कब्र के अंदर डाली और उसको बंद करना शुरू हो गई। वो तेजी से वापस भागा और भागते भागते जब गली में हाँफता हुआ पहुंचा तो शहजाद पहले ही उसका इंतजार कर रहा था कि बहार खान कहां चले गए थे, मैं तुम्हें काफी देर से ढूंढ रहा हूं। अब तो मैं मोहल्ले वालों को जगाना के लिए चला था कि यार बहार खान गायब हो गया है। उसने कहा, शहजाद जो मैंने मंजर देखा है तुम सोच भी नहीं सकते, मैंने उस डाइन, उस चुड़ैल को आज देख लिया है। उसने कहा, कौन है वो चुड़ैल, कौन है वो डाइन? शहजाद, तुम्हारी बीवी सोनिया डाइन है। क्या, ये क्या कह रहे हो? शहजाद ने कहा। उसने कहा, हाँ। और उसने उसको सारा माजरा बता दिया कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो कब्रिस्तान गई है और उसने उसके बच्चे का गोश्त नोच नोच के खाया है और हड्डियां उसने कब्र में डाल के बंद कर रही थी तो मैं भाग आया। और उसके बाद वो दौड़ता हुआ आगे चला गया कि मुझे नहीं रुकना। तभी शहजाद ने देखा सोनिया दूर से आती हुई नजर आई। वो हैरान था कि मेरी सास को पता ही नहीं है। वो जल्दी से अपने घर में दाखिल हुआ और देखा सास गहरी नींद सो रही है और सोनिया घर में नहीं है। उसने लात मार के सास को जगाया, उठे। सास उठ गई। क्या हुआ है? उसने कहा, आपको पता है सोनिया ने क्या किया है? क्या किया है? वो डाइन बन गई है, उसने बच्चे को खाया है। और इतनी देर में सोनिया चलती हुई घर के अंदर दाखिल हुई, स्पॉट चेहरे के साथ, कुछ भी नहीं, और वो एकदम से खड़ा हो गया। वो देखें, वो डाइन आ गई है। तो सास बोली, आहिस्ता आहिस्ता, क्या लोगों को बताना है? क्या कह रही हैं? अब लोगों को बताना है, इसमें छुपाने वाला क्या है? मेरी बीवी डाइन है और बच्चे खा रही है। खामोश हो जाओ, गली वाले सुन लेंगे।
ये तुम्हारे और तुम्हारी मेरी बेटी है तो तुम्हारी भी तो बीवी है, हमारे घर का मामला है, लोगों को थोड़ा बताना है, चुप करो। उसको सास के ऊपर एकदम से गुस्सा आया। आप सब जानती हैं, जिस तरह मुझे झटका लगा है, जिस तरह मैं शॉक में चला गया हूं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा? आप बात को छुपाना चाह रही हैं? सोनिया ने एक बच्चे को खा लिया, इससे पहले भी जो दोनों बच्चे गायब हुए हैं वो सोनिया खा रही है और आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ा? इसका मतलब है आप सब जानती थी, और इसका मतलब है शादी से पहले भी इसके साथ ये मामलात हो रहे थे और आपने मुझे नहीं बताया। तो वो बोली, मैं कैसे बताती तुम्हें, ये उसके साथ मामला आज का नहीं, बहुत पुराना है। क्या पुराना है, मुझे सब बताएं। और सोनिया आराम से आई और आराम से आकर अपने बिस्तर पर बैठ गई, जैसे ना वो मां को जानती हो ना शहजाद को जानती हो। तभी मां ने कहा, जब ये जवान हुई, इसकी उम्र कोई 16 या 17 साल होगी, तो पहली दफा इसके जिस्म को झटके लगने शुरू हो गए, इसके हाथ पांव अकड़ गए थे, ये अजीब सी हालत में हो गई थी और इसके मुंह से अजीब व गरीब आवाजें निकलना शुरू हो गई थी। मैं डर गई थी, भागी, मोहल्ले वालों को बुला के लाई। इसको 3-4 औरतों ने, मैंने मिलकर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इसके अंदर ऐसी ताकत आ गई थी, ऐसे हाथ मारती हम दूर जाके गिरते। मोहल्ले की बूढ़ी औरतों ने कह दिया, इस पे साया है, इस वक्त इसके अंदर जिन्नात की हाजिरी है, ये आपकी बेटी नहीं है। जैसे कैसे उसको हमने काबू किया, खुद ही वो सो गई और जब सो के उठी तो वो नॉर्मल हो चुकी थी। उसके बाद मैं इसको मुख्तलिफ आमिलों के पास लेके गई, कभी किसी आमिल के पास, कभी किसी आमिल के पास। हर आमिल इसका जिन निकालने की कोशिश करता, वो कहता इसी के साथ कोई जिन कहता इसके साथ जुड़ चुका है, कोई आमिल कहता कोई डाइन इसके साथ जुड़ चुकी है, कोई कुछ कहता। काफी अरसा ये ठीक रहती, लेकिन कुछ अरसे के बाद फिर से इसके अंदर दौरा पड़ता, इसकी आंखें लाल हो जाती, हाथ पांव इसके मुड़ जाते और ये इंतहाई खौफनाक हो जाती। मेरे पास कोई इसका हल नहीं था। मैं इस इंतजार में थी कि मेरी बेटी ठीक हो, मैं इसकी शादी कर दूं। वक्त गुजरता जा रहा था, मैं इसकी शादी नहीं कर पा रही थी कि एक दिन मैंने देखा कमरे के अंदर जिस अंदाज में ये लेटी थी, ऐसे इंसान नहीं लेट सकता। जैसे इंसान सीधा लेटा हो, उसका मुंह ऊपर छत की तरफ हो, तो इसने अपने हाथ पीछे किए हुए थे और जो टांगें ऊपर उठाई हुई थी और अजीब से अंदाज में ये बिस्तर से उठ रही थी। तुम सोच सकते हो क्या कोई इंसान ऐसे उठ सकता है कि अपने हाथ पीछे की तरफ टच करे और टांगों को ऊपर करता जाए और उसकी कमर ऊपर उठती जाए, बाजू और टांगें नीचे हों और उसका सीना ऊपर की तरफ और उठती जाए। ऐसे वो कुछ देर खड़ी रही और मैं डरी खौफजदा हुई कमरे के अंदर उसको इस तरह खड़ी देखती रही कि वो इस अंदाज में है। तभी मैंने देखा उसने अपने हाथ वापस करने शुरू कर दिए और उसकी टांगें सीधी होनी शुरू हो गई। वो इसी तरह लेटी रही कि इससे पहले मैं इसके करीब जाती, इसका नाम पुकारती, मैंने देखा ये अपने बिस्तर से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठ रही है। जैसे ही मैंने इसको ऊपर उठते हुए देखा तो मैं डर गई और मैं भाग के बाहर चली गई मोहल्ले वालों को बुला के लाऊं। और जब मोहल्ले वाले भी आए तो उन्होंने देखा कि वाकई ये अपनी बिस्तर से 1 से 2 फुट ऊपर उठी हुई थी और इसके नीचे कौन सी चीज ने जिसको इसको ऊपर उठाया हुआ था कोई नहीं जानता। अब मैं इससे खुद भी डरना शुरू हो गई, क्योंकि जिस वक्त ये चलती थी तो इस अंदाज में चलती थी जैसे कोई जानवर चलता है, बाजू और टांगों के साथ, सीधी नहीं जैसे बंदर चलते हैं, मंकी। ऐसे भी चलती कि दोनों हाथ नीचे रख लेती जब इसके अंदर हाजिरी होती और पाँव के साथ ऐसे चलती और बाजुकात अपने वजूद को उल्टा कर देती, यानी ये हाथ पीछे की तरफ चले जाते, मुंह ऊपर की तरफ चला जाता और इस अंदाज में चलती हुई आती। उस वक्त मैं शदीद खुद डर जाती थी, मुझे समझ ना आती मैं क्या करूं। मैं एक मां थी, मेरी जितनी इस्तिताअत थी मैंने हर जगह से इसका इलाज कराया, लेकिन वो जिन था, भूत थी, चुड़ैल था, डाइन थी, जो भी थी वो इतना ताकतवर था कि मैं उसको कोशिश के बावजूद ना निकलवा सकी। तभी एक दिन मैंने एक अजीब व गरीब मंजर देखा। मैंने देखा रात का टाइम, कमरे से किसी के बोलने की आवाज आ रही है।
मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई। मैं उसी लम्हे समझ गई थी कि फिर से इसके अंदर कोई हाजिरी हो चुकी है। मैं डरते डरते छुप के इस तरह मैंने जाके देखा तो मैं हैरान रह गई। ये किसी से बातें कर रही थी। सामने जो भी था मैं उसको नहीं देख सकी, लेकिन ये फजा में उड़ रही थी। इसके कदम जमीन पर नहीं थे, फजा में थे, और ये इस तरह बातें कर रही थी जैसे किसी से बातें कर रही हो। लेकिन इसकी जो जुबान थी वो ये वाली जुबान नहीं थी जो हम बोलते हैं। एक अजीबो गरीब जुबान में ये किसी से खड़ी बातें कर रही थी। मैं इसको देखती रही और डर सी गई। ये काफी देर इस तरह फजा में उड़ती रही, खड़ी रही, और उसके बाद किसी की तरफ आगे हाथ करती जैसे किसी से हाथ जोड़ रही हो। और उसी वक्त मैं मुड़ने लगी तो मैंने देखा कि इसके हाथ पीछे की तरफ मुड़ना शुरू हो गए और वहीं पे खड़े खड़े इसके पांव ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गए, और वहीं ये फजा के अंदर इस तरह लेट गई जैसे कोई फजा के अंदर लेटा होता है। लेकिन जैसे ही ये फजा के अंदर लेटी है तो उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि एक और सफेद रोशनी सी कमरे के अंदर आई है और वो काली स्याह रोशनी में बदल गई है, और मुझे इसके वजूद के ऊपर एक और काला स्याह वजूद नजर आया है। उसकी शक्ल नहीं थी, लेकिन जैसे कि जिसामत होती है ऐसे काली स्याह जिसामत थी। और तभी मैंने देखा पूरा वजूद इसका बालों से भर गया। वो जो चीज़ भी थी उसके इतने बाल थे जैसे औरतों के लंबे लंबे बाल होते हैं, वो तो सिर्फ सर वाली साइड पे होते हैं, सर पे होते हैं, उसके इसी तरह के सर की तरह के लंबे लंबे पूरे जो बाल थे इसके वजूद पे आ गए। अब इसके पाँव से लेके सर तक पूरे बाल थे जो नीचे लटक रहे थे दोनों साइडों पे। ये हवा में खड़ी हुई थी, नजर नहीं आ रही थी, सिर्फ एक बाल थे जो पूरे इसके वजूद पे भी थे और दोनों साइडों पे नीचे लटक रहे थे। इतने लंबे बाल जैसे किसी औरत के सर के बाल लंबे होते हैं, ऐसे इसकी दोनों साइडों पे लटके हुए थे। इसके अपने बाल भी खुल के नीचे लटके हुए थे। इसके पांव, इसकी टांगें, इसका जिस्म नजर नहीं आ रहा था, बालों से ढका हुआ था, और इसके चेहरे पे भी बाल थे और इसके बाल भी नीचे लटक रहे थे। मैं खौफजदा हो गई। उस दिन मैं शदीद डर गई। ये कोई भयानक चीज नजर आ रही थी। और फिर मैं भागी इसको लेके एक और आमिल के पास, और उसने मुझे बताया, वो बहुत पहुंचा हुआ था, इसका एक ही हल है, इसकी शादी कर दो, ये ठीक हो जाएगी। और तभी मैंने फैसला किया इसकी शादी करूं, और उसके लिए मैं जानती थी तुम मान जाओगे, और मैंने तुम्हारी शादी कर दी। शहजाद यहां तक जब सुनता रहा तो बोला, खाला तू कैसी मक्कार खाला है, तू तो मेरी मां की जगह पे थी, तूने ऐसी डाइन, ऐसी चुड़ैल को मेरे मत्थे मंड दिया। तू जानती थी इसका इलाज ये थोड़ा है कि कोई कह दे शादी के बाद ठीक हो जाएगी, तो जो चुड़ैल या डाइन बन चुकी है क्या वो शादी के बाद ठीक हो जाएगी? और ये बैठी है चुड़ैल और डाइन इस अंदाज में बैठी है जैसे उसको किसी बात की परवाह नहीं है, जो बच्चे खा गई है। मैं आज इसे नहीं छोड़ूंगा। उसने एक भाग के घर से डंडा उठाया और डंडा उठा के उसने जोर जोर से सोनिया को मारना शुरू कर दिया। लेकिन सोनिया इस तरह आराम से बैठी रही जैसे उसको कोई परवाह ही ना हो, उसको कोई टेंशन ही ना हो, उसको कोई दुख ही ना हो, उसको जैसे चोट ही ना लग रही हो। वो इतने जोर जोर से उसको मारता रहा, लेकिन कोई उसको तकलीफ नहीं हो रही थी, रत्ती बराबर भी दर्द का एहसास नहीं था। यहां तक कि उसने उसके सर में भी डंडा मारा और माथे की जगह पे खून बहना शुरू हो गया, लेकिन वो बैठी रही। फिर और एकदम से उसकी आंखें लाल सुर्ख हुई और उसके मुंह से एक जोरदार गुर्राहट निकली, ऐसी गुर्राहट जो मोहल्ले वालों ने भी सुनी। वो जनूनी और पागल हो चुकी थी। वो उसके अंदर जो भी डाइन थी वो आ चुकी थी। और उसी वक्त वो उठी, उसने शौहर के हाथ से डंडा पकड़ा और शौहर को लगा इतनी ताकत है उसके अंदर कि जो वो दोनों हाथों से डंडे को खींच रहा था, उसने आराम से खींचा और लगा किसी भारी भरकम वजूद ने उसके हाथ से ऐसे डंडा खींच लिया हो जैसे किसी 10 बंदों की ताकत हो उसमें। उसने डंडा साइड पे फेंका और इतनी देर में बाहर से दरवाजा जोर जोर से खटखटाया जाने लगा। ठक 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 ठक, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। गांव के लोग बाहर जमा हो चुके थे। लाल सुर्ख आंखों के साथ सोनिया ने उसको देखा। उसको किसी दरवाजे की कोई परवाह नहीं थी और उसी लम्हे उसने अपने हाथ उसकी गर्दन के इर्द गिर्द डाल दिए। उसके बाजू के अंदर, उसके हाथों के अंदर इतनी ताकत हो गई थी, इतनी ताकत आ गई थी कि वो कोशिश के बावजूद अपने गर्दन को ना छुड़ा सका। और उसी लम्हे उसके नाखून बड़े हो गए थे और वो नाखून उसकी गर्दन में इस अंदाज में घुसाती जा रही थी कि किसी लम्हे भी उसका सांस निकल जाता। और वो उसी लम्हे उसने अपनी गर्दन मोड़ के मां को देखा तो मां समझ गई कि इसके बाद ये शायद मुझे मारेगी। वो भागती हुई सांस बाहर गई
और उसने दरवाज़ा खोला, गांव वालों से कहा जल्दी से आओ, वो उसे मार देगी। कहाँ है वो डाइन, कहाँ है वो डाइन? गांव वाले भागते हुए, जो हाथों में डंडे लेके आए हुए थे, जिनके आगे आग लगी हुई थी, शमें जला के लाए हुए थे, और जब वो कमरे में पहुंचे तो उसने देखा, उसने दोनों हाथों से एक मुर्दा वजूद को, जिसके अंदर अब जान नहीं रही, शहजाद का मुर्दा वजूद ऊपर उसने उठाया हुआ है। और उन्हीं के सामने जब उसने देखा गांव वाले आए हैं, दोनों हाथों से उठाया हुआ था, एक हाथ उसने छोड़ दिया और मजीद उसकी गर्दन को ऊपर कर दिया। एक भारी भरकम मर्द को, जो मुर्दा हो चुका था, मार चुकी थी, उसकी गर्दन को पकड़े हुए और एक हाथ से ऐसे उठाई खड़ी थी, और उसने उठा के उसको ऐसे फेंक दिया। वो उड़ता हुआ सर के बल नीचे जा गिरा। उसको क्या चोट लगती, उसकी तो जान पहले ही निकल चुकी थी, उसकी रूह परवास कर गई थी, मर चुका था वो लोग डरना शुरू हुए, उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं, और वो अब गांव वालों की तरफ इस तरह आगे बढ़ रही थी कि अब उनकी खैर नहीं। तो वो एक बुजुर्ग ने कहा, इससे पहले ये किसी को नुकसान पहुंचाए, इसको आग लगा दो और ऊंची आवाज में विर्द करो। वो ऊंची आवाज में तिलावत करना शुरू हो गए और आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब जा रहे थे। अब वो चीखें मार रही थी, गुरगुरा रही थी। वो एक कंप्लीट उसी तरह की डाइन बन चुकी थी जैसे बहार खान ने बच्चे को खाते हुए देखा था। वो इस तरह उसको लेके कमरे के अंदर गए और उसके बाद उसके वजूद पे मट्टी का तेल डाला और आग लगा दी। उसके पूरे वजूद ने मट्टी के तेल की वजह से आग पकड़ ली। वो जो विर्द पढ़ रहे थे उसकी वजह से वो हमला भी नहीं कर पा रही थी। शायद वो आगे बढ़ती, एक तरफ आग थी और दूसरी तरफ वो विर्द कर रहे थे, वो आगे बढ़ती उनको उनको नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन रुक सी जाती, यहां तक कि उन्होंने मट्टी का तेल फेंक के उसको आग लगा दी। अब उसका पूरा वजूद जल रहा था। उन्होंने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अब वो अंदर डाइन चीख रही थी, अंदर वो डाइन आग की लपेट में थी। गांव वाले बाहर खड़े रहे जब तक उसकी चीखें, जो शदीद चीखों पुकार कर रही थी, अब आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें मध्यम होती जा रही थी, यहां तक कि आवाज़ें बंद हो गईं। लेकिन अभी तक आग की आवाज़ आ रही थी, जैसे आग ने अभी भी उसके वजूद को लपेट में ले रखा हो। किसने झांक के देखा और कहा अभी तक आग लगी है, लेकिन वो मर चुकी है। एक बुजुर्ग ने कहा अभी अंदर ना जाना, जब तक इसके पूरे वजूद का राख ना बन जाए फिर हम अंदर जाएंगे। और जब थोड़ी देर के बाद उसका पूरा वजूद जलकर राख हो गया तो उन्होंने दरवाजा खोला तो ये देख के हैरान रह गए कि नीचे राख तो पड़ी है, लेकिन वो राख सोनिया की नहीं थी। उसकी वहां पे जो चेहरा था वो राख का एक चेहरा बना हुआ था, इंतहाई अजीबो गरीब और भयानक चेहरा, इतना खौफनाक, जो राख ने बना रखा था, जो उस सोनिया का नहीं किसी और डाइन का चेहरा था। लेकिन उस कमरे में शहजाद भी मरा पड़ा था। उन्होंने अगले दिन शहजाद को तो दफना दिया और उस कब्रिस्तान में भी पहुंचे जहां पे बहार खान ने देखा था। और उस जगह पे पहुंच के जब उसको कब्र को खोद के देखा तो वहां पे पहले जो 2 बच्चे भी गायब हुए थे और तीसरा वो भी, उनकी हड्डियां पड़ी थी, वो उनका गोश्त खा गई थी और थोड़े से गोश्त लगे पड़े थे। जब माओ ने उन बच्चों का सुना, बाप ने अपने बच्चों का सुना, तो उनकी क्या हालत थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। वो डाइन भी मर चुकी थी, सोनिया भी मर चुकी थी और बच्चों को उन्हीं कब्र को बंद करके दफना दिया गया और उसी कब्रिस्तान में शहजाद को भी दफना दिया गया। और शहजाद की सास को, यानी उसकी खाला को कहा गया कि आप निकल जाओ इस गांव से, वरना हम आपका भी हशर नशर करेंगे। क्योंकि उन बाप, वो माएँ और वो बाप जिनके बच्चे चले गए थे, वो शदीद गुस्से में थे। तभी उन्होंने उसको भी वहां से धक्के दे के निकाल दिया। वो वहां से रहीला चली तो गई, लेकिन लोग कहते हैं कुछ ही अरसे बाद वो पागल हो गई थी। वो हंसती थी, वो कहके लगाती थी, क्योंकि इसी गांव में वो वापस भी लौट के आई थी। लेकिन जब वो आई थी तो वो पागल थी। वो अपने उस घर के, जो शहजाद और वही कमरा जहां पे उसकी बेटी को जलाया गया था, जब उस दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया गया था कि इस मनहूस घर के अंदर अब कोई भी नहीं जाएगा, तो वो उस घर के इर्द गिर्द मंडलाती और कहके लगाती और कहती, मार डाला, मैंने मार डाला अपनी बेटी को, मैंने मार डाला अपने बेटे को, मैंने दोनों को मार दिया, हा 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 हा, मैंने दोनों को मार दिया। मैं चाहती तो मैं बचा लेती, लेकिन मैंने दोनों को मार लिया। उसकी हालत एक जनूनी, एक पागल औरत की सी थी। कोई खाना तरस खा के दे देता तो वो खा लेती। वो कहते हैं वो कुछ अरसा जिंदा रही, लेकिन उसके बाद वो भी मर गई। गांव वालों ने तरस खा के कहा इसको भी दफना दो। और वहीं उसी कब्रिस्तान में
जहाँ पे शहजाद को दफनाया गया था, जहाँ पे 3 बच्चों की हड्डियों को और बचे कुचे गोश्त को दफनाया गया था, वहीं पे उस राहीला के जिस्म को भी खाला रहीला के जिस्म को भी दफनाया गया। लेकिन एक वाहिद वजूद था जो सोनिया का, जो राख बन गया था। लेकिन गांव वालों ने उस राख को देखा था, वो सोनिया की राख नहीं थी, एक और डाइन की राख थी। और जिन्होंने मुझे कहानी भेजी है, जिनका नाम है आमिर जहांजेब पेशावर से, वो कहते हैं सर मेरा सवाल ये है, इसमें सोनिया का क्या कसूर? हमारे ये गांव की बड़ी मशहूर कहानी है, इसमें सोनिया का क्या कसूर? क्या सोनिया डाइन थी, या जो उसके मरने के बाद एक राख सी बनी थी वही डाइन थी? तो इसका जवाब ये है, सोनिया डाइन नहीं थी, लेकिन सोनिया की उसके साथ अटैचमेंट हो चुकी थी। सोनिया ने जरूर कहीं ना कहीं जिंदगी में कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से वो डाइन उसके साथ अटैच हो गई थी। याद रखिएगा, जब भी जिन्नात, चुड़ैल, भूत प्रीत कोई चीज भी आपके साथ अटैच हो जाती है, तो जो पाक शख्स होते हैं और जो उनसे जान छुड़ाना चाहते हैं, वो कोशिश जरूर करते हैं। और एक लम्हा ऐसा आता है कि जब उनको तकलीफ से वो निजात मिल जाती है वक्ती तौर के लिए, यानी जिन की हाजिरी हुई तकलीफ में थे और जब जिन चला गया, तो वो ज़रूर अपने वालिदैन को, अपने बहन भाइयों को बताते हैं, मुझे बचाओ, मुझे इस तकलीफ से निकालो, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, ये मुझे नुकसान पहुँचा रही है या पहुँचा रहा है, मुझे बचाओ। तो ऐसे लोग अटैच नहीं होते, मजबूरी में वो चीज़ उनके साथ जुड़ी होती है। लेकिन सोनिया ने कभी भी इस चीज़ का जाहिर नहीं किया था। इसका मतलब है वो खुद किसी ऐसी गलाजत में थी, ऐसे गुनाह में थी, ऐसा क्या था कि उसकी अटैचमेंट हो गई थी। और जब अटैचमेंट हो जाती है तो फिर ऐसा होता है। ऊपर से उसके अंदर जो एक ये था कि वो एक डाइन तो उसके वजूद के अंदर रहती थी, चुड़ैल तो उसके वजूद के अंदर थी। वहाँ पे शादी के बाद उसको माँ बनने की ख्वाहिश थी, वो चाहती थी माँ बने। लेकिन जब उसको पता लगा वो माँ नहीं बन पा रही, तो वहीं पे उसने अपने उस रूप को, जिसके साथ वो जुड़ चुकी थी, जिसके साथ वो मानूस हो गई थी, क्योंकि उसको जब माँ ने आखिरी दफ़ा देखा था, जब वो खड़ी उससे बातें कर रही थी, हाथ से हाथ ऐसे टच कर रही थी, अंदाज ऐसा था कि आगे भी किसने हाथ किया होगा, माँ ने देखा नहीं था, तो उसको, माँ को वहीं पे पता लग गया था कि वो जुड़ चुकी है, उसके साथ मानूस हो गई है। तो उसी के साथ मिलके वो अपनी उस कमज़ोरी को कह लीजिए या उस दुख को, उसको तस्कीन देने के लिए वो उसको इजाज़त देती थी, और वही डाइन उसके रूप में आती और वो बच्चे को उठा के ले जाती थी और खा जाती। इसलिए कहते हैं कि अगर ये मखलूक़ात आपके साथ जुड़ जाए तो आप जितने भी गुनाहगार हों या नेक हों, लेकिन अगर आप ये ख्वाहिश करते हैं कि आप इसे पीछे छुड़ा लें, तो आप पीछा छुड़ा लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसी गंदगी में डूबे होते हैं कि जब ऐसी चीज़ें इनके सामने आती हैं तो ये और उनकी खिदमत करते हैं, उनके लिए और इस तरह के काम करते हैं कि वो बदबूदार, वो शैतानी चीज़ें उनके साथ और अटैच हो जाएं। उनके आमाल ऐसे होते हैं, तो इसलिए वो चीज़ें उनके साथ इसलिए और ज़्यादा अटैच हो जाती हैं कि वो वजूद, वो औरत या मर्द उनकी फेवरेट बन जाती है, क्योंकि वो उनके लिए मज़ीद ऐसे एहतमाम कर रही होती है, ऐसी गलाजत का, ऐसी बदबूदार काम का, ऐसे घटिया काम का, जिससे वो शैतानी ताकत खुश होकर उसको और नवाजती है, और यूं उनके बीच में एक रिश्ता बन जाता है।